ये कह रहा है एक सदिश एक्स वाई जेड एक्स के साथ 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री कोण बनाता है। यदि सदिश का परिमाण 2 इकाई है तो सदिश आर वेक्टर ज्ञात। देखिए जो आपको आर वेक्टर ज्ञात करना है ना, उसका परिमाण आपको 2 इकाई दिया हुआ और आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर अक्षों के साथ कोण जो है वो किस प्रकार से बना रहा है, देखो 45 60 120 बना रहा है, 45 60 डिग्री और 120। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आर वेक्टर की दिक् को जाए अगर हम निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि अक्षों के साथ कोण दिया हुआ है, तो दिक् को जाए जो है वो हो जाएगी cos 45 ये अल्फा और cos 60 डिग्री और ये cos 120। ठीक है, अब cos 45 का जो मान है वो 1/√2 होता है। ठीक है, और cos 60 का मान जो है वो 1/2 होता है और cos 120 डिग्री का मान -1/2 होता है। ये आपको सबको निकालने आते होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखिए जो दिक् कोजाएं आर वेक्टर की दिक् कोजाएं हैं, उन दिक् कोजाओं को आप अगर अच्छे से समझो तो दिक् कोजाएं जो बनती है किसी भी सदिश के इकाई सदिश के घटक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर का इकाई सदिश यदि मुझे बनाना हो तो ये जो दिक् कोजाओं के मान आए हैं इन सब का मैं क्या करूंगा, आई जे कैप लगा देता हूँ इनके साथ, तो 1/2 जे कैप प्लस ये सॉरी -1/2 के कैप। तो ये जो सदिश है उस सदिश का इकाई सदिश बन के आ गया है, क्योंकि इकाई सदिश का सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो दिक् कोजाओं से होता है और किसी भी सदिश की अगर हम बात करें तो उस सदिश के दिक् अनुपात होते हैं सीधे सीधे आई जे के घटक। ठीक है ना, तो देखिए अब हमारे पास में आर वेक्टर का इकाई सदिश तो आ चुका है। अब मुझे दिया हुआ है कि आर वेक्टर का परिमाण जो है वो 2 है। तो किसी भी सदिश को जब निकालते हैं तो एक तो उसका परिमाण चाहिए और एक उसकी दिशा चाहिए, जिसे हम इकाई सदिश बोलते हैं। यानी उस सदिश का इकाई सदिश मतलब उस सदिश की दिशा में या उस सदिश की दिशा ही बोलते हैं। आर वेक्टर अगर मुझे ज्ञात करना है तो 2 से गुणा कर दूंगा मैं इसको, 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 पी कैप। ठीक है, अब 2 से अगर इसे गुणा करोगे 2 और √2 आपस में कैंसिल होकर √2 आई कैप बचेगा प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो ये जे कैप बचेगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो तो माइनस जे कैप। ये आपका आर वेक्टर जो है वो निकल के आ गया। ठीक है भाई, आर वेक्टर जो है वो इस प्रकार से निकाले। सबको क्लियर है क्या बेटा? यस तो ठीक है ना। किसी अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी सॉल्व हो गया अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको वापस से दोबारा इसको देखना नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अंतरिक्ष में रेखा का, यानी अंतरिक्ष में रेखा का, अंतरिक्ष में रेखा का। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, यानी 3D के अंदर एक लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस 3D। ठीक है, देखिए अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण बनाने के लिए अगर कोई रेखा की मैं बात करूं तो मुझे 2 चीजें चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुझे फर्स्ट तो ये चाहिए एक बिंदु, ये रेखा का समीकरण बनाने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। देखो क्या चाहिए, देखो इन 3D और वेक्टर को जो कंसेप्ट है उनसे अपने को याद रखना है। कंसेप्ट जो है उससे अगर आप याद रखोगे तो कोई भी चीज जो है मुश्किल नहीं। रेखा का समीकरण बनाने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। पहली चीज तो ये है एक बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, एक बिंदु जिससे रेखा गुजरती। ठीक है, दूसरी चीज चाहिए एक सदिश
जो रेखा के समांतर, ठीक है, समांतर। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया ये पी, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ, ये पॉइंट पी दिया हुआ, तो इस पॉइंट पी से जाने वाली लाइन जो है अनेक हो सकती है। इधर जैसे ये भी लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन हो सकती है। अब एक पॉइंट से जाने वाली लाइन जो है, अगर मैं यही रखना चाहूँ, पॉइंट पी से जाने वाली यही लाइन रखना चाहूँ, तो इस लाइन की मुझे दिशा निश्चित करनी पड़ेगी। एक तो मुझे वो बिंदु चाहिए जिससे लाइन गुजरती हो, दूसरा इस लाइन की अगर मुझे ये रेखा जो है, इस रेखा की दिशा निश्चित करनी है, तो मुझे एक वेक्टर चाहिए जिससे मैं इंडिकेट कर दूंगा कि ये जो रेखा है वो इस सदिश के समांतर है। मान लेते हैं ये सदिश जो है वो आपका, ये मान लेते हैं ये बी वेक्टर मान लेते हैं, या मान लेते हैं बी वेक्टर मान, और ये जो पॉइंट पी है इसके मैं निर्देशांक मान लेता हूँ पी जो है, या पी का स्थिति सदिश जो है उसे ए वेक्टर मान, ठीक है। अब देखिए क्या है, बिंदु पी से जाने वाली रेखा और सदिश बी के समांतर रेखा, अब ये पूरी बात होगी। अब किससे जाने वाली, केवल एक ही रेखा, समझना मेरी बात को। अगर किसी बिंदु से जाने वाली रेखा की बात करूं तो वो बहुत सारी हो सकती है, अनेक दिशाओं में हो सकती है, बट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक बिंदु से जाने वाली वो रेखा जो बी के समांतर है, तो बी की कोई दिशा निश्चित है, ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर की दिशा निश्चित है। दिशा निश्चित है तो इस रेखा का किसी बिंदु से जाना भी निश्चित हो गया और इस रेखा की दिशा भी निश्चित हो गई। चलिए अब बात करते हैं इस रेखा की समीकरण बनेगी। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं एक्स वाई, ये जो है वो वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल लेते आए हैं। उसी प्रकार से अगर मुझे कोई सदिश वेरिएबल लेना हो तो वो मैं आर वेक्टर लूंगा। क्या लूंगा? आर वेक्टर। एक पॉइंट इस रेखा पे और क्यू मान लेते हैं, वो आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर जो है वो प्राचल बिंदु है। आर क्या है? प्राचल बिंदु या प्राचल सदिश। प्राचल सदिश का मतलब इसका मान निश्चित नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, इस रेखा पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर मैं पी क्यू वेक्टर की बात करता हूँ तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का, यानी ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये जो आर जो है प्राचल सदिश है, वो मैंने इस प्रकार से लिया है कि ये जो है सदैव सदैव रेखा पर हो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड जो है आर वेक्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख देता हूँ। आर वेक्टर क्या है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है ना। ये सदिश जो है, यानी एक्स वाई जेड के मान अभी निश्चित नहीं। मान निश्चित किसके है? मान सिर्फ पी बिंदु के निश्चित, और दूसरा बी वेक्टर जो है ये भी निश्चित, बट ये आर वेक्टर जो है वो निश्चित नहीं है, वो इस रेखा पर कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अब मैं प्रतिबंध बना रहा हूँ जिससे कि ये सदैव रेखा पर ही रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अब देखिए मैंने अभी अभी ये बोला है कि आर माइनस ए वेक्टर जो है वो, ये आर माइनस ए वेक्टर जो है वो सदैव बी वेक्टर के समांतर रहना चाहिए। अगर आपको ये बी वी रेखा बनानी, आर वेक्टर पी बिंदु तो निश्चित है ही। अब दूसरा बिंदु मैंने प्राचल बिंदु इस रेखा पर घूमने वाला इस प्रकार से ले लिया कि जब पी को मैं क्यू से जोड़ूं तो वो पी क्यू वेक्टर है वो सदैव बी के क्या रहना चाहिए? समांतर रहना चाहिए, तब जाकर के ये रेखा बनेगी, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं, देखिए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। अब मुझे कोई बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा? अगर आपने सदिश अच्छे से पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई दो सदिश समांतर होंगे तो एक सदिश को दूसरे सदिश के रूप में लिखा जा सकता है।
कोई संख्या कॉमन लेकर के या किसी संख्या से गुणा करके। ठीक है, अगर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समांतर है तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ए वेक्टर को अगर इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। यही आंतरिक में रेखा का सदिश रूप है, ये रेखा का सदिश रूप समीकरण है। ठीक है, सदिश रूप समीकरण है जहाँ ए वेक्टर जो है वो, हाँ जी बोलिए। ओके, दिख नहीं रहा, ठीक है। ये जो है वो रेखा का सदिश रूप समीकरण है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, आप अभी मत लेना। अब देखो, अब दिख रहा है क्या? अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। ओके, मेरे ख्याल से ले लिया होगा सब। अब देखो, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि किसी रेखा का समीकरण जो है वो इस प्रकार से आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, ये अंतरिक्ष में किसी रेखा का सदिश रूप समीकरण है, सदिश रूप समीकरण जहाँ पे वेक्टर ए जो है, जहाँ वेक्टर ए किसी बिंदु पी का स्थिति सदिश है, जहाँ पी से रेखा गुजरती है तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा है। ठीक है, ये दो कंडीशन है यहाँ पे कि ये उस रेखा का समीकरण है जो पी बिंदु से गुजरती है, जिस पी बिंदु का स्थिति सदिश जो है ए वेक्टर है तथा बी वेक्टर के समांतर है। बी वेक्टर जो है वो उस रेखा की दिशा को निर्धारित करेगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल में बात करते हैं। जैसे कि आपको ये दिया हो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए जो निश्चित बिंदु आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप से गुजरती है तथा सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप के समांतर है। तो आपको क्या करना है, आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जिस बिंदु से गुजरती है उसे ए वेक्टर, जिस बिंदु से गुजरती है इस बिंदु, तो ये ए वेक्टर जो है वो आपका हो जाएगा आई के प्लस 2 जे के माइनस 3 के। ठीक है, और जिस सदिश के समांतर रेखा हो उसको लेना है बी वेक्टर, इसे लेंगे बी वेक्टर। बी वेक्टर है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के। ठीक है, अब आपको रेखा में ये मान रख देना है, रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम ऑफ बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब यहाँ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर वो बिंदु है जिससे गुजरती है ए वेक्टर है, जहाँ से ये रेखा गुजरती है, तो ए की जगह ए रख, तो ये आ गया आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लेमडा इंटू जिसके समांतर है वो है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3। ठीक है, ये वेक्टर जो है आपका, ये सॉरी रेखा का समीकरण तैयार, ये रेखा का सदिश रूप समीकरण, सदिश रूप समीकरण। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ, अगर आपको ये पता है कि ए वेक्टर कौन है, बी वेक्टर कौन है, और तो रेखा का समीकरण आराम से आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल।
हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए, वापस मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ आपको कि आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर क्या है, ये एक ऐसा सदिश है जो प्राचल सदिश है, मतलब इसमें एक्स वाई जेड के मान फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ अगर लिखना चाहें आप, तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सदिश जो है वो आर वेक्टर। ठीक है, यानी आर वेक्टर एक प्राचल सदिश है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है और बी वेक्टर वो सदिश है जिसके रेखा समांतर। ठीक है, ये इतनी बात आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में देखो क्या है। कार्तीय रूप में ये है कि हम जिस रेखा की बात कर रहे थे वो अभी सदिश रूप में तैयार हो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि आर वेक्टर जो है वो तो प्राचल सदिश है, यानी एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के है। ठीक है, और ए वेक्टर जो है वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। तो ये आपको कोई ना कोई निश्चित मान दिया हुआ होगा, जिसको मैं मान लेता हूँ कि एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के, ये आपको बिंदु निश्चित दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात, बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर एक ऐसा सदिश है जिसकी ये रेखा समांतर है। तो बी वेक्टर भी आपको कोई ना कोई निश्चित दिया हुआ होगा। तो इसे मैं मान लेता हूँ कि एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के। ठीक है, अब हम इसमें रख देते हैं, जो सदिश रूप है उसमें ये मान रख देते हैं। तो देखिए, आर वेक्टर है आपका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इक्वल टू ए वेक्टर है आपका एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के माइनस सॉरी प्लस लेमडा बी वेक्टर है आपका एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों सदिशों का सही तरीके से मान लिख लेते हैं। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के और इधर से गुणा भाग करके लिखेंगे, यानी आई कैप के साथ इधर एक्स वन है और इधर आई कैप के साथ लेमडा इंटू एक्स टू है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस लेमडा एक्स टू आई कैप। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ करके लिखें इसी टाइप से प्लस वाई वन प्लस लेमडा इंटू वाई टू इंटू प्लस इसी टाइप से जेड वन प्लस लेमडा इंटू जेड टू ठीक है, अब ये दोनों तरफ से सदिश जो आई जे के रूप में, अब इनकी करते हैं तुलना। तुलना करने पर अब दोनों तरफ अगर तुलना करोगे तो इधर आई कैप का गुणा कौन है, एक्स, और इधर आई कैप का गुणा कौन है, एक्स वन प्लस लेमडा इंटू एक्स टू। अगर कोई दो सदिश बराबर होते हैं तो उनके एक्स वाले, आई वाले, जे वाले और के वाले घटक बराबर होते हैं। इसी टाइप से अगर जे जे की तुलना करेंगे तो y इक्वल टू वाई वन प्लस लेमडा वाई टू जीरो। इसी टाइप से के की तुलना करो तो z इक्वल टू जेड वन प्लस लेमडा इंटू। अब देखिए, तीनों में एक चीज कॉमन जरूर है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है लेमडा। तो हम एक काम करते हैं, तीनों से लेमडा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेमडा, इस एक्स को, एक्स वन को इधर लेके आऊंगा तो ये होगा लेमडा एक्स टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू। ठीक है, इसी टाइप से, इसी टाइप से यदि मैं यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी लेमडा वाई टू इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, और वाई टू इक्वल लेमडा इक्वल टू आएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू। इसी टाइप से यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा जेड माइनस जेड वन बटा जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, तीनों में लेमडा कॉमन है तो तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए।
तो तीनों की वैल्यू बराबर है, तो इन तीनों को बराबर रखते हैं। लैम्डा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू बराबर वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटा जेड। ठीक है, अब ये जो लैम्डा है अगर मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इन तीनों को बराबर करना था और तीनों बराबर। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू बराबर वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू बराबर जेड माइनस जेड वन बटा जेड टू, यही किसी रेखा का कार्तीय रूप है। यही अंतरिक्ष में रेखा का कार्तीय रूप समीकरण, कार्तीय रूप समीकरण, ठीक है ना भाई। तो देखिए ये आपका कार्तीय रूप समीकरण तैयार हो चुका है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से, किसी कोई दिक्कत है क्या बेटा? ओके चलिए, अब देखिए नेक्स्ट। अब हम कार्तीय रूप समीकरण का ये तैयार कर चुके हैं कि यहाँ पे जो रेखा का समीकरण है वो x माइनस एक्स वन बटा एक्स टू बराबर वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू बराबर जेड माइनस जेड वन बटा। इस रेखा के समीकरण में कौन क्या क्या है ये देखिए, एक्स वाई जेड ये तो प्राचल है यानी चर है, और इस एक्स वाई जेड में से जो घट रहा है एक्स वन वाई वन जेड वन, ये वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती, और एक्स टू वाई टू ये उस सदिश के घटक है जिसके रेखा समांतर। तो देखिए 3D में किस प्रकार से सवाल, तो देखिए उदाहरण नंबर ये इस प्रकार से हल करें। रेखा का अंतरिक्ष में कार्तीय रूप समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु P 1,2,3 से गुजरती है तथा रेखा के दिक् अनुपात 3,4,5। ठीक है, अब ये देखिए रेखा के दिक् अनुपात, ये रेखा के जो दिक् अनुपात वर्ड दिया हुआ है वो 3D की भाषा में हमें ये बताया गया है कि ये 3, 4, 5 जो है उस सदिश के घटक है जिसके रेखा समांतर है। तो देखिए रेखा का त्रिविमीय रूप समीकरण जो आपके सामने है, तो कुछ नहीं करना, x माइनस जिस बिंदु से ये रेखा गुजरती है वो यहाँ घटाना है बराबर y माइनस बराबर z माइनस। अब देखिए एक्स वाई जेड में से वो बिंदु घटाना है जिससे रेखा गुजरती है, जिससे गुजरती है P 1, 2, 3, x में से 1 y में से 2, और रेखा जिसके समांतर है या उस रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात होने का मतलब ये रेखा की दिशा को निश्चित कर रहे हैं, तो रेखा को दिशा को निश्चित करने वाले घटक इसको बताते हैं। तो ये आपका रेखा का कार्तीय रूप तैयार हो। ठीक है भाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, रेखा का कार्तीय रूप तैयार हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इस रेखा के कार्तीय रूप से हमें सदिश रूप में बदलना, अगर इसे सदिश रूप में बदलना हो तो हम क्या करेंगे। सदिश रूप में बदलने के लिए हम लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। देखिए आर वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे ए वेक्टर वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है, तो वो बिंदु है आपका 1, 2, 3। तो यहाँ जब रेखा आपको कार्तीय रूप में दी हुई उसे अगर सदिश रूप में बदलना हो तो ये जो 1, 2, 3 है इनसे मिलकर के ए सदिश की जगह बनाना है, आई के प्लस 2j के प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर में जो बटा में लिखे हुए घटक है उनसे सदिश बनाना, तो ये हो जाएगा 3i के प्लस 4j के प्लस 5k। ठीक है, ये अगर आप सदिश रूप से तो इस प्रकार से बता देना।
और एक्स वाई जेड जो है वो किस में है, वो आर वेक्टर। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से क्लियर है। स्क्रीन शॉट ले लो, आगे चलो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब अगला टॉपिक है आपका दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का, गुजरने वाली रेखा का, ठीक है। अंतरिक्ष में है ये, थ्री डी की बात चल रही है भाई, ठीक है ना। यहाँ दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अंतरिक्ष में है, ठीक है ना, अंतरिक्ष। ठीक है, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली, देखिए इस बार आपको सिर्फ दो बिंदु दिए हुए, जैसे एक बिंदु मान लेते हैं पी एक्स वन वाई वन और जेड, दूसरा बिंदु क्यू जो है वो मान लेते हैं एक्स टू वाई टू और जेड। देखिए मुझे रेखा का समीकरण जब भी ज्ञात करना है तो मुझे दो सूचना मेरे पास होनी चाहिए, दो इंफॉर्मेशन। एक वो बिंदु जिससे रेखा गुजरती हो, बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, जिससे रेखा गुजरती है, ठीक है। दूसरा, रेखा की दिशा निश्चित करने वाला सदिश, करने वाला सदिश, करने वाला सदिश या जो भी कोई सदिश के घटक हो, ठीक है। तो देखिए इस बार मुझे दो निश्चित बिंदु दिए हुए, जैसे मैं एक बिंदु ये मान लेता हूँ कि एक्स वन वाई वन और जेड वन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्यू जो है वो है एक्स टू वाई टू और जेड टू, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की मैं अगर बात करूं तो वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा तो निश्चित होगी, वो तो पहले से ही एक ही होनी है। अगर दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की बात करें तो वो तो एक ही होगी, इसके अलावा कोई दूसरी बन ही नहीं सकती। कोई बन सकती है क्या भाई? नहीं बन सकती ना, ठीक है। तो देखिए नहीं बन सकती, चलिए। अब देखिए हम सदिश रूप समीकरण अगर तैयार करें तो उसमें आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यानी ए और बी दो बिंदु। तो देखिए अगर ये दो बिंदुओं से गुजर रही है तो यहाँ से आप जो मर्जी पड़े उस बिंदु को तो ए वेक्टर बना सकते हो, जैसे मैंने इसको बना दिया ए वेक्टर, जैसे मैंने इसे बना दिया ए वेक्टर। ए वेक्टर जो है मैंने बना दिया एक बिंदु, ये बन गया एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के, ठीक है। अब दूसरा बी वेक्टर जो है, वो बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर होता है इस रेखा की दिशा निश्चित करना। अब अगर दो बिंदु आपको दिए हुए हैं तो इन दोनों बिंदुओं से ही दिशा निश्चित हो जाएगी, यानी बी वेक्टर की जगह मैं लिख देता हूँ पी क्यू वेक्टर। यानी अगर पी और क्यू को मिलाने वाला सदिश अगर हम तैयार करें तो वो सदिश क्या है, इस रेखा के ऊपर ही है। इस रेखा के ऊपर मान लो चाहे इस रेखा के समांतर मान लो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी सदिश की दिशा बदले बगैर, एक जगह से दिशा और परिमाण बदले बगैर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो कोई फर्क नहीं। तो बी वेक्टर बन जाएगा पी क्यू वेक्टर, यानी पी और क्यू को जोड़ने वाला जो सदिश है वही इस रेखा की दिशा को निश्चित कर देगा, तो वो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप। आपको पता है ना आगे वाले बिंदु में पीछे वाला घटा है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन जे कैप, ठीक है भाई। अब आपके पास ए वेक्टर भी आ गया और बी वेक्टर भी आ गया, तो रेखा का समीकरण भी बन गया। ए वेक्टर की जगह लिख दो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर की जगह ये लिख दो, तो बी वेक्टर की जगह ये लिख देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के प्लस जेड टू माइनस जेड वन के, ठीक है ना। तो ये आपका सदिश रूप जो है रेखा का तैयार हो गया, जो दो बिंदुओं से गुजरती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें? हाँ भाई, ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो वैसे टाइम हो गया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखो, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है।
अगर मैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की बात करता हूँ तो दो बिंदु आपको दिए हुए, जैसे ये P x1 y1 और z1, ठीक है, और Q जो है वो x2 y2 और z2। तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे 3D रूप या कार्तीय रूप तैयार करते हैं, कार्तीय रूप रेखा का, ठीक है, कार्तीय रूप रेखा का तैयार करते हैं। तो कार्तीय रूप में क्या होता है, x माइनस डिवाइड बाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई इक्वल टू जेड माइनस डी बाई। अब देखिए x में से जो बिंदु घटाना है वो कोई एक बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ तो दो बिंदु दिए हुए हैं आपको, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा दी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 y1 और z1, ये तो हो गया x y z में से घटाने वाला बिंदु। और बटा में लिखते हैं हम इस रेखा की दिशा। तो दिशा के लिए हमने दिशा सूचक लिया था PQ वेक्टर। तो PQ के घटक हो जाएंगे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z, ठीक है। अब ये x में से घटाने वाला बिंदु जो है वो आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हैं, x माइनस x2 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y2 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z2 बटा z2 माइनस z। आप x y z में से दूसरा बिंदु q भी घटा सकते हो तो भी ये वही रेखा रहेगी। तो ये जो है ये रेखा का कार्तीय रूप समीकरण। इसमें देखिए क्या है, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, ये रेखा के दिशा सूचक, रेखा के दिशा सूचक है, यानी दिशा के बारे में जानकारी देने वाले रेखा के दिशा सूचक, जिसे रेखा का दिक् अनुपात भी बोला जाता है, रेखा का दिक् अनुपात भी बोला जाता है, ठीक है भाई। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है 3D में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए ये 14.2 के लिए सफिशिएंट है, 14.2 के सारे सवाल करने के लिए इतना सब जो है वो सफिशिएंट।